हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तनु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग डेवलपमेंट के स्टेजेस को करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने डेवलपमेंट के सिद्धांत को किया था, उसके पहले हमने डोमेन्स को किया था, उसके पहले वाले वीडियो में हमने बाल विकास के बेसिक्स को समझा था। तो आज या फिर कल में हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डेवलपमेंट का शायद ये चैप्टर थोड़ा लंबा खींचे, 1 से 2 दिन लग सकता है। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को बहुत सारे राइटर ने, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारे चरणों में बांटा है। लेकिन हमारे टेट एग्ज़ाम्स के लिए कौन सी चरण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस राइटर का इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ उतने को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नेट के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि हमें सबको पढ़ना होगा। हम बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो कि हमारे टेट एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि रॉस का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रॉस का नाम देकर तो आपको यूपी टेट या फिर सुपर टेट में ही पूछा जाएगा, लेकिन सी टेट में नाम देकर नहीं पूछते हैं, क्योंकि सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो फैक्चुअल नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए फैक्ट को याद रखना होगा। तो अगर हमें रॉस के अकॉर्डिंग देखना है तो रॉस के अनुसार विकास के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। रॉस के अकॉर्डिंग जो है वो 4 चरण होते हैं, ये हमें याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टाइम पूछे गए हैं। कई बार नाम देकर पूछे गए हैं, कई बार बिना नाम दिए पूछे गए हैं, लेकिन वो पूछे यहीं से जाते हैं। तो रॉस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला है कि शैशवावस्था, इन्फेंसी की एज। इन्होंने पहली अवस्था बताया है इन्फेंसी की एज, मतलब शैशवावस्था। और उसके बाद इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने स्टेजेस में दिया है। उसके बाद अगला है कि उत्तर बाल्यावस्था, मतलब लेटर चाइल्डहुड। और अगला है चौथा जो है वो किशोरावस्था, एडोलसेंस। तो इन्होंने शैशवावस्था की जो एज बताई है वो 0 से जो है वो 2, 0 का मतलब है कि जन्म से जो है वो 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था की होती है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो कब से कब तक होती है, तो 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। और अगला है कि उत्तर बाल्यावस्था, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है, मतलब कि लेटर चाइल्डहुड होता है। और जो किशोरावस्था है जो 12 वर्ष से स्टार्ट होती है और 19 वर्ष पे जो है वो 19 साल पे, 19 वर्ष पे जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो टीन एज होती है वो किशोरावस्था को ही कहा जाता है, कि 12 से स्टार्ट होती है, मतलब 12 के बाद स्टार्ट होती है और 19 पे जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको इसके स्टेजेस को याद रखना है, और इसके स्टेजेस में कितने ईयर से कितने ईयर तक है ये याद रखना है। उसके अलावा अभी हम स्टेजेस के अंदर भी पढ़ेंगे कि किस स्टेज को क्या क्या कहा जाता है, और किस स्टेज में कौन सी बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो हम उन्हें भी देखेंगे। और एक हमें दूसरे तरीके से भी डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखना होगा। इसके अकॉर्डिंग जो है मतलब जो सामान्यतः बांटा जाता है, सामान्य रूप से अपने DLED या BTC के कोर्स में या फिर BEd के कोर्स में पढ़ा होगा कि सामान्य रूप से जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम उसको भी देख लेते हैं। ये पहला है कि पूर्व जन्म काल, मतलब कि प्री नेटल पीरियड है ये। मतलब कि कॉन्सेप्शन से लेके बच्चा जब तक पैदा नहीं हो जाता, बच्चे के पैदा होने तक की जो अवस्था होती है वो प्री नेटल की अवस्था होती है। तो जो 9 महीने की अवस्था होती है माँ के गर्भ में, वो होती है प्री नेटल की अवस्था, पूर्व जन्म काल की अवस्था होती है, प्रसव पूर्व अवस्था। इसे हिंदी में बोलेंगे प्रसव पूर्व अवस्था। और अगला हो गया शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी जो है वो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था। सामान्यतः इसको ऐसे ही बांटा गया है, सामान्यतः इसे 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था ही कहेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, अभी इस बार जो यूपी टेट का पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। किसी ने 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को लगाया था, वो गलत है, क्योंकि वो अगर रॉस के अकॉर्डिंग पूछता तब आप लगाते उसको। लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछा गया है तो शैशवावस्था जो है वो 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है।
6 वर्ष तक की अवस्था जो है वो मानी जाती है। और उसके बाद बाल्यावस्था जो है वो चाइल्डहुड की अवस्था, जो चाइल्डहुड है वो 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12। उसके बाद जो अडोलसेंस है किशोरावस्था, किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 या 19 साल तक। उसके बाद जो प्रौढ़ावस्था है अडल्टहुड, नाइनटीन प्लस की एज जो है उसके ऊपर जो है वो अडल्ट हो जाते हैं। तो आपको सामान्य रूप से ये याद रखना है कि जो इस बाल विकास में सिर्फ किशोरावस्था तक आएगा, प्रौढ़ावस्था को बाल विकास में काउंट नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ 4 ही अवस्थाओं को याद रखना है। एक तो प्रसव पूर्वावस्था, मतलब जो कॉन्सेप्शन से लेके बच्चे पैदा होने तक जो 9 महीने का पीरियड होता है वो प्रसव पूर्व होता है। और प्रीनेटल कहते हैं उसे। शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था, सामान्य रूप से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप इसको याद रखेंगे। और अगला जो है वो बाल्यावस्था, मतलब चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। और उसके बाद किशोरावस्था जो है वो अडोलसेंस, 12 से 19 साल तक की अवस्था होती है। और प्रौढ़ावस्था जो है वो एडल्टहुड, 19 साल से आगे तक की जो भी एज होती है वो प्रौढ़ावस्था में आती है। तो हमें सिर्फ इन चारों की स्टडी करनी है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है वो किशोरावस्था तक को ही इंक्लूड किया जाता है। और बहुत सारे जैसे कि हरलॉक हो गए, कॉलसैनिक हो गए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से 7 और 8 बहुत सारे स्टेजेस को दिया है, लेकिन उनसे जो है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पहले चरण को देखते हैं। जो पहला चरण है वो क्या है? प्रसव पूर्व की अवस्था, या फिर पूर्व जन्म काल की अवस्था, या फिर हिंदी में इसे गर्भकालीन अवस्था भी कहेंगे। इसको 3 नाम से हिंदी में जानेंगे, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे 3 ही पता है। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश याद रखेंगे तो आपको सिर्फ प्री नेटल ही याद रखना होगा। तो जो कॉन्सेप्शन से लेके बच्चे के जन्म के पहले तक की अवस्था होती है उसे हम प्रसव पूर्व, या फिर पूर्व जन्म काल, या फिर प्री नेटल, या फिर गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। और जो ये पीरियड होता है वो 40 वीक का होता है। एक ये एवरेज ड्यूरेशन को लिया गया है, क्योंकि किसी का बच्चा 8वें महीने में भी पैदा हो सकता है, किसी का मतलब टाइम अपने अपने हिसाब से लगता है, जिसका जैसा लगता होगा। लेकिन इसमें जो दिया गया है वो एवरेज ड्यूरेशन को लिया गया है। तो यहाँ पे 40 वीक, 40 सप्ताह लिया गया है। जन्म से पहले का जो 40 सप्ताह होता है उसे हम प्रसव पूर्व की अवस्था कहते हैं, मतलब प्री नेटल पीरियड कहते हैं। उसके बाद ये जो पीरियड होता है वो 9 महीने 10 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि 40 सप्ताह में अगर हम देखें कि कितने दिन होंगे, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 40 सप्ताह में तो है 280 दिन हो जाएंगे। और इसी डेज को जो है उसमें कल मतलब कितने दिन का होता है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि प्री नेटल पीरियड जो है वो कितने दिन का होता है, तो 280 दिन का होता है। एक ये एवरेज ड्यूरेशन है, किसी में कम लग सकता है, किसी में ज़्यादा लग सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना ही लगेगा। लेकिन जो एक एवरेज है जो कि हमें एग्ज़ाम में लिखना है, जो कि हमें एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का हमें आंसर मारना है, तो 280 दिन ही मारने हैं। या फिर इसके आसपास का, अगर 280 नहीं है तो इसके आसपास का कुछ भी होगा, आप उसको टिक मारेंगे। उसके बाद इसको 3 तरीके से दे सकता है, चाहे तो 40 सप्ताह दे दे, या फिर 9 महीने 10 दिन दे दे, या फिर 280 दिन दे दे। तो इन तीनों तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रसव पूर्वावस्था, मतलब जो प्री नेटल पीरियड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो किसका पड़ता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो हमारी आनुवंशिकता का पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो आनुवंशिकता का पड़ता है। तो जो प्री नेटल पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आनुवंशिकता का पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा अभी वातावरण में आया ही नहीं रहता है, तो उसके ऊपर वातावरण का या एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके ऊपर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। ये पीरियड जो है वो 40 वीक का होता है, या फिर 9 महीने 10 दिन का पीरियड होता है, या फिर 280 दिन का पीरियड होता है। तो इस मतलब स्टेज से इतने ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं इन्फेंसी की तरफ, मतलब शैशवावस्था को अब हम आगे देखते हैं।
तो अब हम अगला स्टेज देखते हैं कि शैशवावस्था, इन्फेंसी की एज जब हम देखते हैं, हम सामान्य रूप से बातें कर रहे हैं, किसी राइटर के अकॉर्डिंग, किसी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग तो बात हो नहीं रही है। तो हम देखते हैं कि जो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी की जो एज होती है, वो 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था है, मतलब कि जन्म से, बर्थ से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं और पूछी भी जा चुकी हैं यूपी टेट में। सुपर टेट में भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन आप इन्हें याद रखेंगे। इन चारों से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि वजन, वेट कितना होता है शैशवावस्था में। जब जो बच्चा जन्म लेता है, मतलब जन्म के समय की बात हो रही है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो वेट कितना होना चाहिए, 7 से 8 पाउंड। ये एक एवरेज है, ऑलमोस्ट है, लगभग है। सारी चीज़ें जो है वो लगभग में बात हो रही हैं, ऑलमोस्ट में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही एकदम होगा, लगभग में बात हो रही है, एक एवरेज लेकर। तो 7 से 8 पाउंड या फिर 3.6 किलोग्राम। तो आपको एग्ज़ाम में टिक यही करना है, 7 से 8 पाउंड या फिर 3.6 किलोग्राम जन्म के समय बच्चे का वजन होता है, वेट होता है। और उसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, बच्चे की जो हाइट होती है जन्म के समय 19 यहाँ पे 19 पॉइंट ना लेके 19 भी ले सकते हैं, 19 से लेके 20 इंच तक। 19.5 ले या फिर 19 ले, 19 से लेके 20 इंच तक होती है बच्चों की हाइट होती है। एक एवरेज बताया जा रहा है यहाँ पे, लगभग में सारी बातें हो रही हैं। उसके बाद जो है वो मस्तिष्क, जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन है बच्चे का जन्म के समय 350 ग्राम का होता है। और जो ये ब्रेन होता है बच्चे का, उसके जो बच्चे की बॉडी होती है, उसके बॉडी का जो है 25% भाग होता है, 25% पार्ट होता है, या फिर 1/4 को हम 25 लिखते हैं, 25% लिखते हैं। तो बच्चे का जो बॉडी होता है, उसके बॉडी का 25% जो होता है वो मस्तिष्क होता है। उसके बाद जो हड्डियां होती हैं बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं, तो 270 हड्डियां बच्चों में होती हैं। 2 से 6 वाली जो है वो किशोरावस्था में होती हैं। तो ये बच्चों में जो है इन्फेंसी के एज में 270 हड्डियां होती हैं, आपको इसी पे टिक करना है। और उसके अलावा अगला है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है ये। जो शैशवावस्था होती है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। इस एज में बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। और अगर हम शारीरिक रूप से बात करें तो बहुत तेज़ी से बच्चे जो है वो शारीरिक रूप से बच्चों का विकास जो है वो शैशवावस्था में होता है, इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उसके बाद अगला है कि सीखने का उत्तम काल है ये। यहाँ पे जो सीखने का उत्तम काल या फिर आदर्श काल है, ये एक आइडियल पीरियड होता है। बच्चा जो है यहाँ पे इमिटेट करके सीखता है, दूसरों को जो करते हुए देखता है वही वो खुद भी करने लगता है, इसलिए ये सीखने का एक आदर्श काल होता है। उसके बाद अगला है कि सामाजिक भावना बच्चों में नहीं होती है। बच्चों में जो शैशवावस्था की एज होती है, बच्चों में ना तो सामाजिक भावना होती है और ना ही वो नैतिकता की अवस्था बच्चों में होती है इस एज में। उसके बाद अगला है कि टॉय एज, इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा खिलौनों के साथ वो टॉय मतलब कि शैशवावस्था के एज में ही खेलता है, इस पीरियड में ही खेलता है, इसलिए इसे हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद अगला है कि अतार्किक चिंतन करता है। बच्चा जो है वो इलॉजिकल थिंकिंग करता है, इलॉजिकल रीजनिंग लगाता है। अगर हम देखें कि जैसे कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ चाँद भी चल रहा है, तो ट्रेन चल रही है उसके साथ चाँद भी चल रहा है, मतलब इस तरीके से इलॉजिकल थिंकिंग जो बच्चे लगाते हैं वो अतार्किक चिंतन होता है, और वो शैशवावस्था में बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद अगला है कि आत्म प्रेम की भावना, इससे क्वेश्चन जो है वो यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं और सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आत्म प्रेम की भावना होती है, जो सेल्फ लव की भावना होती है, वो इन्फेंसी के एज में बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, सेल्फ लव की भावना। और जो सेल्फ लव होती है मतलब आत्म प्रेम होता है, उसे हम एक मतलब इस टर्म को जो है वो नार्सिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है, नार्सिसिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे आप लिख कर रख लेंगे कि जो सेल्फ लव की भावना शैशवावस्था में बच्चों में होती है उसे नार्सिसिज्म के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर यूपी टेट के सॉल्व किया होगा उन्हें ये क्वेश्चन वहाँ पे मिला होगा, तो आप इसे लिख के रख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो बच्चों में शैशवावस्था में सेल्फ लव की भावना होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, उसे हम नार्सिसिज्म के नाम से जानते हैं। अब अभी कुछ विशेषताएं और भी बची हैं, हम उसको आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे जो है वो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवहार करते हैं।
मूल प्रवृत्तियों के आधार पर मतलब कि उनके मन में जो आएगा वो वही करेंगे। जो ईद होती है, ईद जो होती है सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग जो ईद होती है वो इसी में शामिल होती है। तो बच्चे जो है वो मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। जैसे कि उन्हें रोने का मन करेगा तो रोने लगेंगे, हंसने का मन करेगा हंसने लगेंगे, किसी चीज़ की जिद करने लगेंगे, मतलब उन्हें जो चाहिए उसके लिए वो कुछ भी करने लगेंगे। तो वो उनका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से होता है। और अगर हम सिगमंड फ्रायड का जब पढ़ेंगे थियरी तो उसमें हम ईद के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इसमें जो है बच्चा जो चाहता है वही करता है और उसमें कोई भी सोच समझ नहीं लगती है, मतलब कि हमें जो चाहिए हमें वो चाहिए ही चाहिए। तो बच्चा जो है वो शैशवावस्था में ईद के और तरीके से मतलब मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवहार करता है। और अगला है कि शैशवावस्था में जो है वो अनुकरण की क्षमता पर, मतलब शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण का मतलब ये है कि अगर कोई, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो वो मुझे देखकर ऐसा बोलने की कोशिश करेगा, इमिटेशन करता है, नकल करने की कोशिश करता है, दोहराने की कोशिश करता है। तो बच्चा जो है वो शैशवावस्था में नकल के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है या फिर इमिटेशन के द्वारा जो है बच्चे इसमें सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा जो है वो दोहरा कर या नकल करके या अनुकरण करके या फिर इंग्लिश में इमिटेट करके सीखता है। तो शैशवावस्था की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा जो है वो इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं। अगला जो है वो बच्चे जो है तो होता है इसमें ईगो सेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित होता है। उसकी जो दुनिया होती है वो उसके आसपास ही सिर्फ घूम रही होती है, उसको लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो मुझसे ही जुड़ी हुई हैं। तो बच्चा जो है वो इस एज में ईगो सेंट्रिक होता है और वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के मतलब दृष्टिकोण को नहीं समझता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है और समझता है। और उसके बाद जो है वो इस एज में बच्चा जो है वो दूसरों पर ज़्यादा निर्भर होता है। इस एज में बच्चा जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर होता है, अपने मतलब आसपास के लोगों पर ही निर्भर रहता है। और अगला है कि बच्चा जो है वो इंद्रियों या फिर अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चा जो है वो अपने इंद्रियों के थ्रू ही सीखता है, मतलब उसके वो करके ही सीखता है। मेन बात यह है कि वो अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा करके ही सीखता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर उसका एक बार हाथ आग में जल गया तो वो दोबारा अपना हाथ आग में नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि अगर इसमें हाथ गया तो वो जल जाएगा। तो मतलब बच्चा जो है वो अपने इंद्रियों के या सेंसेस के थ्रू ही इस एज में सीखता है। तो हमने देखा कि शैशवावस्था में बच्चा जो है मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवहार करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, उसमें जो है वो ईगो सेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित होता है, उसकी दुनिया सिर्फ उसके ही अराउंड घूमती है और दूसरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर होता है इस एज में बच्चा, और इंद्रियों के थ्रू जो है वो सीखता है। इस एज में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, सामाजिक भावना इसमें नहीं होती है बच्चों में, और ये सीखने के लिए सबसे बेस्ट समय होता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है दूसरों की नकल कर रहा होता है और बच्चों का विकास भी इस एज में सबसे तेज़ी से होता है। इसलिए बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो इस एज में अच्छे से होना चाहिए। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड को और एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।